तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समूह। तो चलिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए, हम इसको आज पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए 1 या 2 दिन और क्लास चलेगा, पूरा का पूरा 2 या 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन फाइनल हो जाएंगे फिजिक्स का। तब हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसको एकाएक करके कम से कम 2 या 4 वीडियो में उसको कंप्लीट करके फिर केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कुछ राय देना हो तो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिना स्किप किए इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, लघु पतन से आप क्या समझते हैं? तो खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी क्या होता है कि विद्युतमय तार और फ्यूज तार आपस में आ जाते हैं, यानी आपस में सट जाते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है, परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो क्या होता है, सर्किट में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले एग्जाम और उससे पिछले वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देना है और उसको समझाना भी है। देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक, अभिकारक मतलब ई वाला, यानी तीर के निशान के जो लेफ्ट साइड में ई है उसको क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बन गया वही प्रतिफल है, यानी इस सब को क्या कहते हैं, हम प्रतिफल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कहने का मतलब क्या है कि इस ओर क्या होगा, H देखिए 2 दूना 4 गो है तो इधर भी 4 गो है। O देखिए 6 गो है तो इधर क्या है, देखिए 2 दूना 4 गो इधर है और 2 गो इधर है, तो 4 2 6 गो हो गया। सल्फर 2 गो है तो सल्फर भी यहाँ क्या है, 2 गो है। यानी इधर के परमाणुओं की संख्या और इधर के परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यही तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आइए 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी आदि एक न एक दिन समाप्त होने वाले हैं। सही बात है कि नहीं? तो इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जितना भी ऐसे पदार्थ है जो कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, ऊर्जा संकट से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने ऊर्जा उत्पादन के गैर परंपरागत संसाधनों की खोज की है। जैसे में पवन कभी खत्म होगा नहीं होगा। भू उष्मा, भूमि द्वारा जो उष्मा मिलती है वो उष्मा को क्या कहते हैं, भू उष्मा। सौर विकिरण यानी सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण को क्या कहते हैं,
सौर विकिरण कहते हैं। जल, समुद्री लहरें आदि संसाधन शायद कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। जल कभी समाप्त होगा? जब जल ही समाप्त हो जाएगा भाई तो आदमी जी कर क्या करेगा? आदमी तो मर जाएगा। अतः इन संसाधनों को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। यदि आपके एग्जाम में नवीकरणीय पूछे या अनवीकरणीय संसाधन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है? यानी सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पे होता है। इस समय सूर्य प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि कम तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश में केवल अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश लाल रंग का होता है। और हमें क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब यानी लाल रंग का प्रतीत होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भू संपर्क तार क्या है? इसका क्या अर्थ है या क्या कार्य है? भू संपर्क तार को हम अर्थ तार भी कहते हैं। भू संपर्क तार का संपर्क जो होता है वो मेन फ्यूज से रहता है, ठीक है। इसे फ्यूज से होकर विद्युत उपकरणों तक पहुंचाया जाता है तथा वह वापस फ्यूज तक संपर्कित रहता है, जिसके कारण क्या होता है? अगर ज्यादा करंट प्रवाहित हो जाए तो क्या होता है? घर में लगे हीटर या अन्य उपकरण जो है वो खतरे से बाहर हो जाते हैं, बच जाते हैं और इससे झटका भी कम लगता है। तो इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य झटका से बचाने का होता है। जब भी ज्यादा करंट आएगा तो हम लोग झटके से बच जाएंगे, क्योंकि जितना भी करंट रहेगा भूमि संपर्क तार द्वारा क्या अंदर चला जाएगा और हम बच जाएंगे। इसीलिए हम लोग भू संपर्क तार लगाते हैं और इससे बहुत सारा लाभ भी है। आइए हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, सामंजन कहलाती है। इसी के कारण नेत्र जो है अल्पतम दूरी यानी कम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर सक पाता है और उससे क्या होता है? मनुष्य स्पष्ट रूप से उसको देख सकता है, यानी समान अवस्था में नेत्र की सामंजन क्षमता होती है, ठीक है। अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही परिपथ होता है। यदि ऐसे परिपथ में लगे उपकरणों में से कोई एक उपकरण खराब हो जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। आमतौर पे बात कहें तो इसका मतलब है कि देखिए, एक तार में अगर 50 को बॉल लगा दें तो एगो अगर बॉल फ्यूज कर जाए तो 50 बॉल नहीं जलेंगे। इसीलिए हम घरों में जब भी लगाते हैं तो समानांतर क्रम में सभी तारों को लगाते हैं ताकि एक बॉल फ्यूज कर जाए तो और जितना भी बॉल या उपकरण लगे हुए हैं वो चलते रहें, ठीक है। अब आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप बिना पढ़े मत जाइएगा, याद करके ही जाइएगा, ठीक है। देखिए, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, वाम हस्त है तो बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप इसे याद कीजिए, नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाइए, अगर ऐसा ही काम चल रहेगा तो ऐसा ही काम चलाइए, ठीक है। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम सर पे है, जितना याद कर सकते हैं उतना याद कीजिए।
याद रहेगा तो दिमाग में रहेगा, और दिमाग में रहेगा तो एग्जाम में आराम से हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।